अलिफ पार्ट 36। अरे मोमिना, तुम कहाँ से आ गई इतने महीनों के बाद? बिस्तर पर लेटे मास्टर इब्राहिम ने उसे देखते ही उठने की कोशिश की थी, मगर मोमिना ने उन्हें रोक दिया। आपकी तबीयत ख़राब है मास्टर साहब, और आपने मुझे बताया तक नहीं। मत उठे। वो इनके बिस्तर से कुछ फासले पर एक कुर्सी पर बैठ गई थी। वो आज पहली बार उनके कमरे के अंदर आई थी। नहीं नहीं, तबीयत ख़राब नहीं है, ये फारूक को आदत है बस बात का बतंगड़ बनाने की। मास्टर इब्राहिम ने तकिए के साथ टेक लगाते हुए अंदर आते हुए उस 17-18 सारा मुलाजिम को देखते हुए कहा था, जो अब उनके लिए लाई हुई कुछ दवाइयाँ मेज़ पर रख रहा था। फिर भी मुझे बताना तो चाहिए था आपको मास्टर साहब, मोमिना ने कहा। मुलाजिम अब पानी का खाली जग उठाकर बाहर चला गया था। ये आप हैं मास्टर साहब? मोमिना बेख्तियार दीवार पर लगी कुछ तस्वीरों को हैरानी और बेयकीनी के आलम में देखते हुए उठ खड़ी हुई थी। मास्टर इब्राहिम बेहद नदामत के आलम में हंसे थे। हाँ बस बेटा, हम पर भी ऐसा ज़माना गुजरा था। मोमिना दीवार पर लगी उन ढेरों तस्वीरों को बड़े तजस्सुस और इश्तियाक के साथ बारी बारी देख रही थी, जिनमें मास्टर इब्राहिम जीन्स और शर्ट्स में मलबूस दुनिया की सबसे मशहूर सियाहती मकामात पर खड़े नज़र आ रहे थे। आज पहली बार मैं आपका कमरा देख रही हूँ, और ये तस्वीरें भी। आप तो बड़े स्मार्ट और ख़ूबसूरत होते थे, और बहुत अच्छा टेस्ट है आपका, मोमिना ने पलट कर उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर कहा। वो अब कमरे में पड़ी उन पुरानी चीज़ों पर नज़र डाल रही थी, जो मास्टर इब्राहिम की अच्छी पसंद को जाहिर कर रही थी। सफ़र में हर मंजिल तय की है हमने, उन्होंने अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मोमिना ने उनके लहजे पर गौर नहीं किया। वो एक बार फिर उन तस्वीरों को देख रही थी। ये मिलान है, मैंने पहचान लिया, पिछले महीने गई थी यहाँ। खूबसूरत शहर है, मोमिना बेख्तियार एक तस्वीर पर उंगली रखते हुए कहने लगी। आधी ज़िंदगी गुजारी है मिलान में, इसलिए तस्वीरें लगा रखी हैं, नज़रों के सामने रहता है हर वक्त, उन्होंने जवाबन कहा था। मोमिना दीवार पर लगी तस्वीरों को देखते हुए चल रही थी, यूँ जैसे वो किसी आर्ट गैलरी की दीवार थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लंदन वीक, मिलान फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक, आपने भी सारा जहाँ, बल्कि सारा ही अरूज देख लिया। अरूज कहाँ, ज़वाल था, वो अरूज तो अब आया है। मोमिना ने उनकी बात पर उन्हें पलट कर देखा था। वो मुस्कुरा रहे थे, उसे मीठे ठंडे शफकत वाले अंदाज में। मोमिना जानती थी वो बैरून मुल्क किसी जूते की कंपनी के साथ काम करते थे, मगर उसे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ था वो मोची किस म्यार और हैसियत का मोची था। आपकी बीवी की कोई तस्वीर नहीं है? मोमिना को जैसे एकदम ख्याल आया। उसको पसंद ही नहीं था। मैं अपनी भी दीवारों से उतार देना चाहता था, मगर उसने उतारने नहीं दी। उसने सच्चाई हुई थी मेरी ज़िंदगी की ये सारी यादें इन दीवारों पर। मास्टर इब्राहिम के होठों पर अब भी मुस्कुराहट थी, मगर आवाज़ में एक कसक थी। तुम बताओ, आज तुम्हें दोबारा मेरी याद कैसे आ गई? उन्होंने मौजू बदलते हुए उससे पूछा था। याद तो हमेशा आती है आपकी, लेकिन आज आपसे एक काम पड़ गया था। मोमिना ने दोबारा उनके बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अब्दुल अली साहब का कोई रिश्तेदार है पाकिस्तान में? उसके सवाल ने मास्टर इब्राहिम को साकित किया था। तुम क्यों पूछ रही हो? मोमिना उनका चेहरा देखती रही, फिर उसने मध्यम आवाज़ में कहा, मुझे लगता है मैं उनके पोते से मिलकर आई हूँ। कल्बे मोमिन से? उनका जवाब इतना बेख्तियार था कि मोमिना को उसकी तवक्का नहीं थी। जी, आप जानते हैं उसे? मोमिना ने उनसे पूछा था। अब्दुल अली साहब जिक्र करते थे उसका, मास्टर इब्राहिम ने मध्यम आवाज़ में कहा। हुस्न जहाँ अब्दुल अली साहब की बहू थी। कल्बे मोमिन हुस्न जहाँ ही का बेटा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब्दुल अली साहब के पास पाकिस्तान से इस ताल्लुक़ के बारे में, उनके पोते के बारे में उसने मास्टर इब्राहिम से कहा था। वो इसे चुपचाप देखते रहे। एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने कहा, हर राज अमानत होता है, हर भेद अपने वक्त पर खुलता है। मोमिना उनका चेहरा देखकर रह गई। वो ऐसी कई बातें करते थे जो उसे समझ नहीं आती थी, मगर वो फिर भी इन्हें सुनती थी, याद रखती थी। कल दोबारा आऊँगी आपके पास, और इस बार आपके लिए कुछ लाऊंगी, मोमिना ने एकदम उठते हुए कहा। क्या? अब्दुल अली के शाहकार, उसने मास्टर इब्राहिम से कहा, और उन्हें खुदा हाफिज़ कहकर कमरे से निकल गई। मोमिना सुल्तान बुरी तरह उलझी हुई मास्टर इब्राहिम के घर से निकली थी। मास्टर इब्राहिम जानते थे कि हुस्न जहाँ अब्दुल अली की बहू थी, और वो ये भी जानते थे कि मोमिना सुल्तान का बाप हुस्न जहाँ का मेकअप आर्टिस्ट रह चुका था। इसके बावजूद उन्होंने कभी मोमिना को ये जिताया तक नहीं था कि वो इन दोनों कड़ियों से वाकिफ़ थी, या फिर वो इन दोनों कड़ियों के दरमियान की कड़ी थी। कोई चीज़ थी जो मोमिना को बुरी तरह खटक रही थी, मगर वो चीज़ क्या थी वो ढूंढ नहीं पा रही थी। अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर या नशिस्त पर बैठते उसने याद करने की कोशिश की कि उसने पहली बार मास्टर इब्राहिम से उसने जहाँ के बारे में कब बात की थी, कब उनसे अपने बाप का तारुफ उसने जहाँ के मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर करवाया था। उसे पलक झपकते में याद आया था तब जब वो मास्टर इब्राहिम के पास उसे जहाँ की तस्वीरें बेचने के लिए लेकर गई थी, उसने जहाँ के इलाज के लिए।
یا جہانگیر کے علاج کے لیے۔ وہ فجر کا وقت تھا جب مومن کی آنکھ میکان کی انداز میں کھلی تھی۔ یہ اب کئی مہینوں سے ہونے لگا تھا، کسی رحمت کی طرح۔ رات کا پچھلا پہر اب اسے کہیں اور لے جانے لگا تھا، اس راستے پر جہاں رات دنیا کے لیے نہیں ہوتی تھی، آخرت کے لیے ہوتی تھی، اور آخرت لفظ سے تو قلب مومن واقف ہی نہیں تھا۔ الف کا پورا اسکرپٹ اس نے رات ہی کے اسی پہر لکھا تھا، اور وہ اکثر لکھتے لکھتے سو جاتا تھا، پھر اس کی آنکھ کھلتی تو فجر کے وقت وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح مسلے پر جا بیٹھتا۔ داؤد اس سے رات کے پچھلے پہر کے سکون کی بات کرتے تھے ہمیشہ۔ آئی ریپیٹ، دادا اس سے رات کے پچھلے پہر کے سکون کی بات کرتے تھے ہمیشہ، جب وہ ان سے پوچھتا تھا کہ وہ رات کو خطاطی کیوں کرتے تھے۔ اللہ کے دربار میں بیٹھ کر خطاطی کرتا ہوں اس وقت، وہ ہنس کر کہہ دیتے تھے۔ مومن ہنس کر ٹال دیتا۔ قلب مومن نے بھی زندگی کے کئی سال رات کے اس پہر اپنی فلموں کی پروڈکشن یا پری پروڈکشن پر لگائے تھے۔ فلموں کی ایڈیٹنگ بھی رات کے اسی پہر بیٹھ کر کرتا تھا، میوزک بھی اسی پہر بیٹھ کر بنواتا تھا۔ وہ رات کے اس پہر کھوٹ بناتا رہا تھا عبدالعلی سونا۔ وہ پچھلی رات بھی ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا، کچھ ہو گیا تھا اس کی نیند کو اور اس کی راتوں کو، جو اس کی زندگی کو۔ خالی کلی کے جملے اسے بار بار ہنٹ کرتے رہے تھے۔ وہ پینٹنگ جنہیں وہ اپنی اولاد کے مستقبل کے خرید کر لے جانا چاہتا تھا، وہ ان کے یا اس کے اسٹور روم میں گرد اور مٹی میں اٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ان کے اندر وہ کیوں نہیں کھوجا تھا جو دنیا کھوج رہی تھی؟ سوال بہت تھے اور ہر سوال پریشان کر دینے والا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ دوبارہ سونے کے لیے نہیں لیٹا تھا، وہ لاؤنج میں نکل آیا تھا جہاں وہ پینٹنگز پڑی ہوئی تھیں، یوں جیسے وہ انہیں دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا، دوبارہ پڑھنا چاہتا تھا۔ لاؤنج خاموش تھا، کچھ لائٹس آن تھی، اور وہ گلاس وال سے آنے والی ہلکی روشنی سورج کی آمد کا پیغام دینے کے لیے باوجود رات کو بھی اجالا نہیں بناتی تھی۔ قلب مومن نے وہ پہلی پینٹنگ اٹھائی تھی جس کا اخبار شکور نے خالی کلی کو دکھانے کے لیے اتارا تھا۔ اس نے اس پر لکھی آیت پڑھنے کی کوشش کی۔ کسی جھماکے کی طرح اسے اپنی اور دادا کی گفتگو یاد آئی جو اس پینٹنگ کو لیتے ہوئے ہوئی تھی۔ یہ میری برتھ ڈے کا گفٹ ہے، اس نے دادا سے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت ترکی میں اپنے گھر میں ایک رات یہ پینٹنگ بنا رہے تھے، اور مومن رات کے پچھلے پہر ان کے کمرے میں انہیں اپنی روانگی کے بارے میں انفارم کرنے آیا تھا، اور اس پینٹنگ پر پہلی نظر پڑتے ہی اسے بے اختیار ایسا لگا تھا جیسے وہ اس کی سالگرہ کے لیے بنائی جا رہی ہو۔ تم نے کیوں دیکھ لی؟ میں نے تمہاری سالگرہ پر ہی دینا چاہتا تھا تمہیں یہ۔ عبدالعلی کسی چھوٹے بچے کی طرح خفا ہوئے تھے۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا دادا؟ اس نے جیسے عبدالعلی کو بہلایا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس ہے۔ انہوں نے بے ساختہ کہا تھا۔ میں احسان ناشناسہ نہیں ہوں دادا، مومن نے کہا۔ احسان ناشناسہ کے لفظ کا مفہوم مجھے خود ہی بوجھ لیا تھا، جیسے اس نے خود ہی بوجھ لیا تھا۔ ہم سب ہیں مومن، اللہ کی سب نعمتوں کا کہاں شکر ادا کرتے ہیں ہم؟ دادا کی آواز اس کے کانوں میں لہرائی تھی، اور اس آیت کے الفاظ کسی خزانے کے اشرفیوں کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چمک رہے تھے۔ عبدالعلی کی نظروں میں وہ اپنے رب کے احسانوں کو نہ جاننے اور ماننے والا تھا۔ دوسری اس کی شوبس میں آنے کے بعد دوسری سالگرہ پر دی جانے والی پینٹنگ کی وہ احسان فراموش ہو رہا تھا، اور عبدالعلی دیکھ رہے تھے۔ وہ بے خبر تھا۔ شوبس کے ایک سال نے اسے اللہ کی بجائے لوگوں کے احسانوں کو یاد رکھنا سکھانا شروع کر دیا تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ قلب مومن نے دوسری پینٹنگ پر چڑھا ہوا گرد و مٹی سے ہٹا ہوا اخبار اتارا تھا۔ کوئی آواز ان کے کانوں میں لہرائی تھی۔ تم نے کھول لیا اپنا تحفہ؟ عبدالعلی نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں کھول لیا، مگر اب مطلب کیسے سمجھوں؟ مومن کو اپنا سوال یاد آیا۔ میری کامیابی اللہ ہی کی طرف سے ہے، عبدالعلی نے کہا تھا۔ اور ناکامی؟ مومن نے پتہ نہیں کس شو میں پوچھا تھا۔ وہ بھی، عبدالعلی نے کہا۔ وہ شوبز میں اس کی پہلی فلم کے سپر ہٹ ہونے کے بعد آنے والی سالگرہ کا تحفہ تھا۔ وہ اس وقت کامیابی کے خماد اور غرور کے پہلے زینے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تیسری پینٹنگ کی آیت کا مفہوم اسے اس آیت پر نظر ڈالتے ہی یاد آ گیا تھا۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ پہلا موقع تھا جب مومن نے سالگرہ پر کسی آیت کی خطاطی لینے میں تأمل کا اظہار کیا تھا۔ اور ہر بار ترکی سے اتنا بوجھ اٹھا کر کیوں لے کر آتے ہیں میرے لیے؟ اس نے عبدالعلی سے اس پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا کیا بوجھ ہے مومن؟ بوجھ تو اعمال کا ہوتا ہے۔ ان کے جواب نے اسے بے چین کیا تھا۔ پھر تو آپ پرندے کے پر کی طرح ہلکے ہوں گے، اور مجھے تو یہ یاد بھی نہیں رہا کہ اپنے اعمال کے بوجھ کو کس چیز سے ایکوائٹ کروں میں۔
اچھے اعمال بروں کو مٹا دیتے ہیں۔ عبدالعلی نے جیسے اس کے احساس سے جرم کو محسوس کر لیا تھا۔ اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں دادا؟ اس کا خیال تھا وہ اسے نماز روزے کا کہیں گے، جن کے بارے میں خود دل کہے کہ وہ اچھے ہیں، کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ انہوں نے جواب دیا تھا۔ وہ پہلا سال تھا جب اس نے ڈپریشن کے لیے سائیکیٹری سے سیشنز شروع کیے تھے۔ کامیابیاں مقناطیس کی طرح اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ پیسہ بارش کی طرح ہر طرف سے برس رہا تھا۔ ناموری قلب مومن کے نام کا حصہ بن گئی تھی، اور اس کے باوجود کچھ ہونا شروع ہو گیا تھا اسے اس سال، اور تب بھی وہ سال اور اس پر پینٹنگ آئی تھی تو اس کے اعمال خراب تھے اور اسے توبہ کی ضرورت تھی، اچھے اعمال کی ضرورت تھی، اور وہ بہترین سائیکیٹرسٹ اور بہترین میڈیسنز ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ ہر پینٹنگ اسے اس کی زندگی کے گزرنے والے ماہ و سال کی داستان ایک آیت میں سنا رہی تھی، اس کی پچھلی زندگی کے 7 سالوں کی ون لائن۔ اور تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے دادا، میں ہر روز اس آیت کو دیکھوں گا تو شرم سے مر جاؤں گا۔ زندہ رہنے دے، مجھے جینے دے، ابھی مومن نہیں بننا میں نے۔ اگلی پینٹنگ کی آیت نے اسے کچھ اور یاد دلایا تھا۔ کوئی اپنے گھر کی دیوار پر یہ کیوں لگائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ قلب مومن کو اس آیت کے ترجمے نے ہلایا تھا، اور اس کا دادا اس سے احتجاج جیسے فرار کی کوشش تھی۔ وہ سب کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا، اور جو کچھ بڑے فخری انداز میں کر رہا تھا اسے اللہ سے چھپانا چاہتا تھا، اور عبدالعلی جیسے اسے یاد دہانی کے لیے وہ پینٹنگ لے آئے تھے، یوں جیسے اسے خبردار کرنا چاہتے ہوں۔ اور قلب مومن نے ان سب پینٹنگز کو اسٹور میں نہ چھپایا ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ ان آیات کا سامنا نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ اور وہ آخری پینٹنگ، ان کی زندگی کی وہ آخری پینٹنگ جو انہوں نے اسے پچھلے سال سالگرہ پر دی تھی، اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ کیا امید تھی کہ وہ اسے اس کی زندگی بلکہ ساری زندگی کی خبر رکھنے کے بعد بھی تھما گئے تھے؟ اس نے عبدالعلی سے کہا تھا وہ مومن نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا تم قلب مومن ہو، کبھی مومن بھی ہو ہی جاؤ گے۔ مومن نے اگلی پینٹنگ کے اوپر سے اخبار اتارا تھا، اور تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ وہ خط آتی تھی جو وہ خواب میں دیکھ کر ڈر کر اٹھتا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے اسٹور روم میں گرد اور مٹی سے اٹی ہوئی پڑی تھی، بالکل اس کی روح کی طرح۔ قلب مومن کی آنکھوں میں پانی اپٹا تھا۔ گلاس وال سے باہر اب سورج کی روشنی سارے اندھیرے کو ختم کرنے کی جنگ جیتنے لگی تھی۔ وہ لانچ میں چلتے ہوئے دن صراط المستقیم کی اس خطاطی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا جو اس کے لانچ کی دیوار پر آویزاں تھی۔ اس سب کا آغاز اس سے ہوا تھا۔ وہ پہلی خطاطی تھی جو عبدالعلی نے اسے سالگرہ کے تحفے کے طور پر دی تھی، اس پہلے سال جب وہ فلم انڈسٹری میں جوائن کر رہا تھا۔ یہ پہلی برتھ ڈے ہے جس پر آپ نے مجھے خطاطی پینٹ کر کے دی ہے، ورنہ ہمیشہ کچھ اور ہی گفٹ کیا کرتے ہیں۔ قلب مومن نے وہ خطاطی تحفے میں دیکھ کر بے حد حیرانی سے کہا تھا۔ دادا نے پہلے کبھی اسے کوئی خطاطی تحفے میں نہیں دی تھی۔ پہلی بار فلم انڈسٹری میں جا رہے ہو تمہارا بھی تو پہلا سال ہے وہاں، انہوں نے اسے کہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت پڑے گی؟ مومن نے بڑے لاپرواہ انداز میں ان سے پوچھا تھا۔ ہمیشہ۔ ان کا جواب بے حد مختصر تھا۔ مومن کو وہ مختصر جواب چبھا تھا۔ اتنا بھٹکا ہوا تو نہیں ہوں میں، اس نے دادا سے کہا تھا یوں جیسے اعتراض کر رہا تھا۔ مومن ہو، بھٹکتا مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں اسے کوئی کیا بھٹکائے گا؟ اس نرم آواز کی بازگشت نے اسے تب خاموش کروایا تھا، آج رلا دیا تھا۔ اللہ رب ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، پر عبدالعلی کیسے سب جان جاتے تھے اس کے بارے میں، اس کے دل تک کیسے پہنچ جاتے تھے، اس کے ماضی اور حال کو کیسے بھانپ لیتے تھے۔ اس پینٹنگ پر وہ دونوں ہاتھ رکھے وہ بچوں کی طرح ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگا تھا۔ وہ عبدالعلی کے اس اثاثے کو کیسے بے مول کیے ہوئے تھے، اور وہ اسے کیسے بیچ سکتا تھا؟ وہ تو اس کی میراث تھی، اس کا ترکہ تھا۔ وہ خالق علی کو بیچ نہیں سکتا تھا، وہ مومن سلطان کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ہے تمہارا معاوضہ اور یہ ہے کانٹریکٹ، سائن کر دو ابھی۔ داؤد صبح سویرے مومنہ کے گھر پہنچا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ناشتہ سے فارغ ہو کر اب ایک ٹی وی انٹرویو کے لیے جانے کے لیے تیار ہو کر لانچ میں نکلی تھی جب اس نے داؤد کو ان پینٹنگز کے ساتھ لانچ میں موجود پایا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں بھٹا سریا کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد اب ناشتہ کر رہا تھا۔ میں کہیں بھاگ نہیں جاؤں گی، اتنی کیا بے اعتباری ہے؟ مومنہ نے ان پینٹنگز کی طرف جاتے ہوئے کہا جو دیوار کے ساتھ اکٹھے ہی زمین پر ٹکا کر رکھی ہوئی تھی۔ تم سٹار ہو اب مومنہ، اور سٹارز کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ داؤد نے پراٹھے کا آخری لقمہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ مومنہ کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ میں سٹار ہوں اب، اور سٹار کسی پر اعتبار کرتا بھی نہیں۔ میری مینیجر کا
कॉन्ट्रैक्ट देखेगी फिर साइन करके भिजवाएगी। उसने उस टून में दाऊद को जवाब दिया था, नहीं यार ऐसा मत करो, कितने दिन लगाओगी? दाऊद बेख्तियार कर रहा था, चंद घंटे, तुम जाओ, भिजवा देती हूँ कुछ देर में कॉन्ट्रैक्ट। इस बार मोमिना ने दोस्ताना अंदाज में उससे कहा था। इससे पहले कि दाऊद कुछ और कहता, मुलाजिम एक बेहद खूबसूरत बुके लेकर अंदर दाखिल हुआ था। चलो फिर मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में भेजता हूँ किसी को, और स्क्रिप्ट का बाकी हिस्सा यहाँ रख के जा रहा हूँ, देख लेना उसे। दाऊद खड़ा होते हुए मुलाजिम के पास से गुजरते गुजरते रुका और उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, बुक्के पर बुक्के आ रहे हैं मोमिना सुल्तान के लिए, अब ये कौन खुश नसीब है? उसने कहते हुए बुक्के पर लगा कार्ड देखा और फिर जैसे उसने चौंक कर मोमिना से कहा, ओह शायद फैसल ने भेजा है, नाम उसी का लगता है, अक्सर से बात हुई थी उसकी, तुमसे बात करने और मिलने का कह रहा था। वो एक ही सांस में रुके बगैर कहता चला गया था। दिल की वो धड़कन जो उसके नाम पर एक लम्हे के लिए रुकती थी, आज नहीं रुकी थी। उसने नाम या उस नाम ने उसके वजूद के अंदर कोई घंटियाँ नहीं बजाई थी। उसने चुपचाप दाऊद की बात सुनी थी, वो कहकर बाहर चला गया था। वहाँ रख दो। मोमिना ने उसके जाने के बाद मुलाजिम से बुके पकड़ने के बजाय लाउंज के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उसने जब भी उसे कभी फूल भेजे थे, बहुत ख़ास अरेंजमेंट करके भेजे थे। बस आज ये हुआ था कि मोमिना सुल्तान के लॉन्च में इम्पोर्टेड फूलों और स्पेशल अरेंजमेंट्स का इतना ढेर लगा हुआ था कि उसके दरमियान उसके भेजे हुए फूल आम लग रहे थे। एक नज़र उन फूलों पर डालने के बाद उन्हें छुए बगैर वो पलट कर दोबारा उस पहली पेंटिंग को देखने लगी थी। इहदीना सिरात मुस्तकीम। मोमिना सुल्तान ने उस पेंटिंग को देखते हुए सोचा कि उसने कभी ख्वाब में भी अब्दुल अली की पेंटिंग घर में सजाने का नहीं सोचा था। उसका दुनिया बल्कि उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन मुहक्किक ख़तातों में होता था। मोमिना ने उनके बारे में जो भी थोड़ा बहुत जाना था वो या तो मास्टर इब्राहिम से जाना था या उन किताबों और आर्टिकल से जो उनकी ख़ताती के बारे में पढ़ी थी और जिनमें अब्दुल अली का नाम सरे फहरिस्त था। वो आज भी उनकी ख़ताती को घर में सजाने के लिए नहीं लाई थी, बचाने के लिए लाई थी। उसको यकीन था कल्ब मोमिन उस असासे को किसी को भी बेच देता, किसी को भी। उसके लाउंज में बैठे उसने खालिक अली की सारी बातें सुनी थी। ख़ताती के वो 7 नमूने किस मोहब्बत से अब्दुल अली ने कल्ब मोमिन के लिए बनाए थे उसने ये भी सुना था, और खालिक ने उन्हें हासिल करने के लिए कितनी ख्वाहिश की थी उसने ये भी सुन लिया था। और वो मोमिना सुल्तान अब ख़ताती के उन 7 नमूनों को ना तो ख्वाहिश ना लगन से लेकर आई थी, वो इन्हें अपने नसीब से लेकर आई थी। और अपने घर पर उन पेंटिंग्स को देखते हुए वह जैसे इस इत्तफाक को समझने की कोशिश कर रही थी। उसके सेल फोन पर आने वाली कॉल ने जैसे उसके सोचों के तसलसल को तोड़ा था। वो नंबर जाना पहचाना नहीं था। मोमिना ने कॉल रिसीव कर ली थी। उसके फ़ोन पर आने वाले अक्सर नंबर जाने पहचाने नहीं होते थे। मोमिना सुल्तान, मैं समझा था तुम फ़ोन नहीं उठाओगी अननोन नंबर देखकर। दूसरी तरफ फैसल था। बेहद हशाश चहकता हुआ। उसे लम्हा भी नहीं लगा था उसकी आवाज़ पहचानने में, और शायद उसे भी इतना ही वक्त लगा था उसके हेलो से उसकी शनाख्त तक। कैसे हैं आप? उसने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय पूछा। तुमने पूछ लिया मुझे। फैसल की आवाज़ में कुछ और। आई रिपीट, तुमने पहचान लिया मुझे? फैसल की आवाज़ में कुछ और खुशी छलकी थी। दाऊद ने बताया था आप कॉल करेंगे। मोमिना ने उसी लहजे में किसी जज्बातियत के बगैर कह दिया। यादों पर उसने बंद बांधा था और बंद बांधने में कोई मोमिना सुल्तान से बेहतर नहीं था। खुद फहमी नहीं पालने देती तुम अपने आप को, फैसल ने उसी अंदाज में कहा। आंटी कैसी हैं? उसने एक बार फिर उसकी बात का जवाब देने के बजाय मौजू बदल दिया था। आज के हमारे घर में हर वक्त तुम्हारा जिक्र होता रहता है। मेरी बीवी पागल है तुम्हारे पीछे और मुझसे कह रही है कि तुम्हें डिनर पर इनवाइट करूं। और मम्मी, वो तो मोमिना हर एक को तुम्हारे बारे में बताती रहती हैं। यू हैव मेड ऑल ऑफ अस सो प्राउड। वो कहता चला जा रहा था। वो सुनती जा रही थी। वो अब लोगों के जुमलों को जुमले ही समझती थी, जज्बे नहीं, सच भी नहीं। तारीफ उसे खोखली लगती थी, तनकीद बेमायनी। मुझे हमेशा पता था मोमिना तुम कोई बड़ा काम करोगी। अगर एक्टिंग में आई हो तो भी इतना बड़ा काम करोगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वो अब भी उसी जज्बाती अंदाज में बोलता चला जा रहा था। मोमिना ने कलाई में बंदी घड़ी पर वक्त देखा। उसके पास अगली जगह पहुंचने के लिए 15 मिनट थे। बहुत शुक्रिया फैसल, अब अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा कर दे मेरी तरफ से। इंशाल्लाह जब मुमकिन हुआ तो ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। उसकी बात बेहद नरम लहजे में बीच में काटते हुए उसने कहा था। इतनी फॉर्मल कैसे हो गई तुम मोमिना? फैसल को उसकी गैर जज्बातियत हजम नहीं हुई थी। फॉर्मेलिटी अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लिहाज और भरम रहने देती है। उसका लहजा अब भी बेहद हमवार था। मैं हर्ट हो रहा हूँ मोमिना। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक क्या था? दोहराने की ज़रूरत है क्या? आपका और मेरा ताल्लुक माजी था और ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ हो गई है। माजी के बारे में सोचने को भी वक्त नहीं देती। आप भी ना सोचें, हर्ट होने से बचें। पे माई रिगार्ड्स टू योर वाइफ।
खुदा हाफिज़, उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उसे ज़िंदगी में किसी मर्द का साथी बनने की ख्वाहिश थी, तफरीह बनने की नहीं। इतने दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ उस मार्केट का, किसी को पता नहीं है मास्टर इब्राहिम का। तुमने गलत पता दिया है मुझे शकूर। शकूर ने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला था और मोमिन उसको देखते ही उस पर बरस पड़ा था। वो पिछले कई दिनों से हर रोज़ उस मार्केट में मास्टर इब्राहिम को ढूंढने जा रहा था। जिस इलाके का पता शकूर ने उसे दिया था मगर उसे कामयाबी नहीं हुई थी। उस मार्केट में सैकड़ों दुकानें थी और मास्टर इब्राहिम के मुकम्मल तारुफ के बगैर सिर्फ नाम लेकर किसी इलाके में उसे ढूंढना भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के मुतरादिफ था। कसम से मोमिन भाई, यही पता था। मैंने तो करीम की ऐप से चेक करके पता लिखवाया था आपको। इसी पत्थर पर जाते थे दादाजी। मुझ पर भरोसा नहीं तो बेशक करीम वालों से पूछ लें, उन पर तो भरोसा है ना आपको। शकूर ने अपना फ़ोन जेब से निकालते हुए उनके पीछे आते हुए बेहद दुखी दिल के साथ उससे कहा था। मोमिन उसके साथ बहस करने के बजाय लॉन्च में आ गया था और लॉन्च में आते ही जैसे उसे करंट लगा था। वहाँ दीवार पर इतनी नस्सिरातल वाली खतातें गायब थी और वो 6 पेंटिंग्स भी जो वो सुबह वहीं लाउंज की मेज़ पर छोड़कर गया था। ये पेंटिंग्स कहाँ गई? उसने कुछ हड़बड़ाए अंदाज में शकूर से पूछा। वो तो दाऊद भाई ले गए सुबह सुबह आकर, आपके निकलते ही झाड़ पूंछ कर दी थी मैंने। इसके साथ ही अगला जुमला फखरी अंदाज में कहा। मोमिन हलक के बल चिल्लाया था, तुमने मुझसे पूछे बगैर उसे कैसे ले जाने दी? वो शकूर के हाथों के तोते उड़ गए थे। आंखें पटपटाते हुए उसने कहा, कल आपके सामने ही तो कहकर गए थे कि वो आज आकर ले जाएंगे। वो कल था, ये आज है। कल मोमिन ने गज़बनाक अंदाज में जेब से फ़ोन निकाल कर उससे कहा था, पर आप तो आज भी मुझे मना कर नहीं कहते। शकूर के जवाब में लॉजिक थी और उसने मोमिन को लाजवाब कर दिया था। तुम वाकई उल्लू के पट्टे हो, मोमिन ने जवाबन उससे कहा था। फ़ोन पर अब वो दाऊद को कॉल कर रहा था। शकूर काम ना करे तो उल्लू का पट्टा, काम करे तो उल्लू का पट्टा। शकूर जाए तो कहाँ जाए? शकूर बड़बड़ाते हुए लाउंज से निकल गया था। वहाँ खड़े रहना इस वक्त अपनी रुसवाई का सामान खुद करना था। दाऊद ने पहली ही कॉल पर फ़ोन उठा लिया था। मोमिन भाई, मैं आपको ही कॉल करने वाला था, सारे इंतज़ामात हो गए हैं। दाऊद ने उसकी आवाज़ सुनते ही उसे चहकते हुए इतला दी थी। किस चीज़ के? मोमिन एक लम्हे के लिए उठ जा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के। किस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? आपको अनाउंसमेंट करनी थी मोमिना सुल्तान के अलिफ की फ़िल्म का हिस्सा बनने पर। दाऊद ने उसे याद दिलाया। तुमने पेंटिंग्स मोमिना को दे दी? मोमिन ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे पूछा था। जी मोमिन भाई, और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करके भेज दिया है। दाऊद ने उसे खुशी से इतला दी। मोमिन होंठ पींच कर रह गया। दाऊद, मुझे मेरी पेंटिंग्स वापस चाहिए। मैं नहीं भेज सकता उसे किसी को भी। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो मोमिना के साथ। दाऊद हक्का बक्का रह गया। मोमिन भाई, मैंने तो न्यूज़ भी ब्रेक कर दी है। सारा मीडिया आ रहा है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए, मोमिना की वजह से। आप टीवी ऑन करके देखें न्यूज़ में चल क्या रहा है टिकर। मोमिना सुल्तान की पहली पाकिस्तानी फ़िल्म अलिफ का, और साथ में आपका नाम भी चल रहा है। अब सब कुछ ख़त्म करेंगे तो बड़ी बदनामी होगी। अभी फ़िल्म होने दे, मैं बाद में ले लूँगा आपको मोमिना से, वो पेंटिंग भी ले दूँगा। वो बड़ी अच्छी लड़की है, दाऊद ने तकरीबन मिन्नतें करते हुए कहा था। उसकी वाकई जान पर बन आई थी। तुम लेकर दोगे मुझे वो पेंटिंग्स? मोमिन चंद लम्हे झुंझलाया, फिर नरम पड़ते हुए उसने बेबसी से दाऊद से कहा, वादा मोमिन भाई, वादा। दाऊद ने फ़ौरन से हामी भर ली। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदे और जर्नलिस्ट का एक जिम गफेर था, वो जो कल्बे मोमिन ने देखा था और अजीब हैरत से बल्कि हैरत भरी खुशी के साथ उसने दाऊद से पूछा था, इतने लोग कैसे इकट्ठे कर लिए तुमने? इकट्ठे करने ही नहीं पड़े मोमिन भाई इस बार तो। मोमिना सुल्तान का नाम सुनकर आ रहे हैं ये, अभी भी कॉल्स आ रही हैं, पता नहीं किस किस जगह से कवरेज के लिए। मुझे लग रहा है चाय का सामान और सीटें दोनों कम पड़ जाएंगी। वो फ़ोन पर आने वाली एक कॉल सुनते हुए बेहद फ़िक्रमंदी से कहता हुआ स्टूडियो में उस कोने की तरफ भागता गया था जहाँ कदरे खामोशी थी और कल्बे मोमिन के चेहरे से एक रंग आकर गुजरा था। वह हजूम कभी उसके लिए इकट्ठा होता था, आज उसके लिए इकट्ठा हो रहा था जिसे इसने कभी चूंटी जाना था। आसान नहीं था अपना ताज किसी दूसरे के सर पर देखना। स्टूडियो का हाल रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतजामात देखने वाली टीम के लोगों से भरा हुआ था। तेज़ रोशनियों में भी हर फोटोग्राफर और कैमरामैन अपना अपना कैमरा संभाले बेहतरीन से बेहतरीन कवरेज और शॉट के लिए उस स्टूडियो के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा किए हुए थे। और इन सब के दरमियान मुख्तलिफ ब्रांड्स के मैनेजर्स कहीं खड़े कहीं बैठे एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ़ थे। और ये भी वही लोग थे जो उनकी पिछली कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलिफ में अदम दिलचस्पी जाहिर कर चुके थे। मोमिना सुल्तान का नाम उन सबका वहाँ खींच लाया था। कल्बे मोमिन एहसास कमतरी के एक और दर्जे से आज आगाह हो रहा था और ये वो एहसास कमतरी था जिसने उसकी खुद एतमादी पर काफ़ी गहरी ज़रब लगाई थी या कारी ज़रब लगाई थी। मोमिना सुल्तान
बिल्कुल ठीक वक्त पर स्टूडियो में दाऊद और टीना के हमराही दाखिल हुई थी और स्टूडियो में एक अजीब सी हड़बोंग मच गई थी। कल्बे मोमिन उसे रिसीव करने के लिए दरवाजे तक जाना चाहता था, वो नहीं जा सका। फोटोग्राफर्स और जर्नलिस्ट ने स्टूडियो के दरवाजे पर ही उसे घेर लिया था। फ्लैश लाइट्स के झमाकों और अपने नाम की पुकार में मोमिना सुल्तान बमुश्किल स्टेज तक पहुंची थी और वहां पहली बार उसका और कल्बे मोमिन का आमना सामना हुआ था। कल्बे मोमिन ने स्टेज पर लंबी मेज़ के पीछे रखी कुर्सियों में से एक पर बैठे हुए उठकर उसको रिसीव किया। दोनों की नज़रें लम्हा भर के लिए मिली थी, फिर उसी रफ्तार से चुरा ली गई थी। वो उसकी बराबर की सीट पर बैठ गई थी और उसके इतने करीब बैठने पर कल्बे मोमिन भी फ्लैश लाइट्स के इन झमाकों का शिकार होने लगा था जिनका फोकस वो नहीं था। स्टेज के सामने खड़ा मीडिया कुछ देर तक सिर्फ फोटोग्राफी करता रहा था और इसके बराबर बैठी मोमिना सुल्तान बेहद तहम्मुल से मुस्कुराते हुए फोटोग्राफी करवाती रही थी। एक स्याह शलवार कमीज में वो अपने बाल जूड़े की शक्ल में बांधे हुए थी। कलाई की घड़ी और कानों में आज पहने स्याह मोतियों के स्टड्स उसकी वाहिद एसेसरीज थे। वो इस होलिये में भी उस पूरे स्टूडियो का महवर थी और वो जैसे इस बात से बाखबर थी। यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। स्टेज पर उस मेज़ के पीछे मौजूद अफराद की सीटें संभालते ही कल्बे मोमिन ने मज़ीद इंतज़ार के बगैर मुख्तसर गैर मकदमी कलमात के साथ ही गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया था और स्टूडियो में बिलाकर खामोशी होना शुरू हुई थी। हमारे लिए बड़ी खुशी और एजाज़ की बात है कि आज मोमिना सुल्तान अलीफ का हिस्सा बन रही हैं और इस फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। कल्बे मोमिन एक लम्हे के लिए रुका, उसका जहन तकरीबन ब्लैंक हो गया था। मोमिना सुल्तान के लिए मज़ीद वो क्या कहता उसके जहन में कुछ नहीं आ रहा था। जो आ रहा था वो कहने के लिए तैयार नहीं था। मोमिना सुल्तान के लिए तारीफ़ों के पुल नहीं बांध सकता था और कुछ और इस मौके पर कहा भी नहीं जा सकता था। इस फिल्म के हवाले से मैं आप लोगों से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और कहूँगा भी, क्योंकि इस फिल्म से ज़्यादा हम इस वक्त मेरे लिए कुछ भी अहम नहीं है और कभी भी कुछ अहम हो भी नहीं सकता। वो जब दोबारा बोलना शुरू हुआ तो मोमिना सुल्तान के बारे में मज़ीद कुछ कहे बगैर उसने फ़िल्म के बारे में बेहद जज्बाती अंदाज में बात शुरू कर दी थी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कह पाता, एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उठकर उसे टोकते हुए कहा, कल्बे मोमिन साहब, आपके फ़िल्म के बारे में सबको ही पता है हमें। आज आप हमें मोमिना सुल्तान से बात करने दें ताकि हम उनसे पूछें कि वो ये फ़िल्म और उसके बारे में क्या सोचती हैं और क्यों काम कर रही हैं जब इंडस्ट्री की कोई हीरोइन इस फिल्म पर काम करने को तैयार नहीं है। कल्बे मोमिन का चेहरा सियाह पड़ा था। वो सीधा सीधा उसे ये कह रहा था कि उसे उसकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं थी, वो मोमिना सुल्तान को सुनना चाहता था। श्योर। मज़ीद एक लफ्ज़ भी कहे बगैर कल्बे मोमिन ने अपने सामने मेज़ पर रखा हुआ माइक पीछे कर दिया था। उसकी इज़्ज़त नफ्स शायद इतनी मजरूर ना होती अगर वो उसके बराबर ना बैठी होती। कल्बे मोमिन को यकीन था वो इस सारी अहमियत और उसकी बेवकूफ़ी से महसूस हो रही होगी। उससे बदगुमान होने के लिए उसे कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं थी। आज से पहले ये रोल शैली कर रही थी। 1 घंटा पहले उनसे फ़ोन पर मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो जो रोल मोमिना सुल्तान कर रही हैं वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें वो अहम और दिलचस्प नहीं लगा था और फिल्म का मौजू भी उन्हें बेतुका लगा था। आप किसी का छोड़ा हुआ रोल क्यों कर रही हैं? उस रिपोर्टर का पहला ही सवाल तपा देने वाला था। कल्बे मोमिन ने अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गया था और दाऊद और टीना का रंग उड़ गया था। उन्होंने दिल में शैली को बेवक्त गालियाँ दी थी। वो अदाकाराओं वाली टिपिकल हरकतें कर रही थी, खुद भी काम नहीं कर रही थी और दूसरों का दिल भी उठाना चाहती थी। मैं हर रोल को उसकी मेरिट पर देखती हूँ। जिस रोल पर मुझे ऑस्कर मिला वो विद्या बालन का छोड़ा हुआ था। हर रोल हर एक का नसीब नहीं होता, जिसका होता है उसी को करना होता है। कल्बे मोमिन ने गर्दन मोड़कर शायद पहली बार उसे इतने करीब से बात करते देखा था और वो पहला लम्हा था जब उसके दिल में मोमिना सुल्तान के लिए इज्जत जागी थी। अपने रोल के बारे में कुछ बताएं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसी रिपोर्टर ने कुछ कुरेदने वाले अंदाज में कहा था, मैं कुछ नहीं बता सकती, डायरेक्टर कुछ बताना चाहें तो बता दें। उसने कहते हुए गर्दन मोड़कर कल्बे मोमिन को देखा और उसे खुद को देखते हुए पाया। वो दोनों पहली बार इतने करीब बैठे थे, पहली बार एक दूसरे की आंखों में भी इतने करीब से देखा था उन्होंने। मोमिना सुल्तान ने एक लम्हे में उससे नज़रें चुराई थी। ये स्क्रिप्ट कल्बे मोमिन ने लिखा है और वो राइटर नहीं है। जो वो बनाते थे वो कमर्शियल सिनेमा था। कमर्शियल सिनेमा में उनकी कामयाबी की वजह औरत के जिस्म का एक्सपर्ट था। ऐसी फिल्में बनाने वाला डायरेक्टर एक दिन रूहानियत और अल्लाह के बारे में फ़िल्म बनाने ही नहीं लिखने भी बैठ जाएगा तो क्या ये मजाक नहीं है? और फिर उस फिल्म में आप जैसी अदाकारा भी काम करने पर तैयार हो जाए। वो अगला सवाल कल्बे मोमिन को शर्म से पानी पानी करने के लिए काफ़ी था। ज़िंदगी वाकई मकाफ़ात अमल थी। वहाँ मोमिना के सामने बैठे वो ये सवाल सर झुकाए सुनते हुए कल्बे मोमिन ने सोचा था वो पिछला साल होता तो उसके स्टूडियो में बैठकर उसका मजाक उड़ाने वाला वो रिपोर्टर स्टूडियो से बाहर पड़ा होता या उसे ऐसे सवाल करने की जरूरत ही ना होती। पर आज उसने वो सवाल
किए जा रहे थे और वो सुनने पर मजबूर था, जिन पर पहले कभी वो आपे से बाहर हो जाया करता था। उस सवाल पर कुछ तालियां बजी थीं, कुछ कहके भी लगे थे। हंसने वालों में मोमिना सुल्तान नहीं थी। कल्ब मोमिन को अचंभा हुआ। ये सवाल मेरे लिए है या डायरेक्टर के लिए? मोमिना ने मौजू बदलने की कोशिश की थी। आपके लिए। डायरेक्टर का जवाब तो हम लेते रहेंगे, एक दूसरे न्यूज़ रिपोर्टर ने बड़ी दिलचस्पी से कहा था। कमर्शियल सिनेमा करने वाले का रूहानियत पर फिल्म रखना और बनाना आपको मजाक लगता होगा, मुझे नहीं। इसीलिए मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे मौज़ूआत पर काम करने का रिवाज पड़ना चाहिए, ताकि दोबारा किसी को ऐसी फिल्म बनाने का इरादा मजाक ना लगे। स्टूडियो तालियों से गूंजा था और कल्ब मोमिन ज़मीन में गड़ा था। वो क्या औरत थी जो इसके बराबर बैठी हुई थी? क्या ज़र्फ रखती थी और क्या एतमाद? उस फिल्म के लिए क्या मुआवजा लिया आपने? अगले सवाल पर फिर स्टूडियो में कह के गूंजे थे। वो सबको मुश्तरका दिलचस्पी का मौजू था। मोमिना सुल्तान भी मुस्कुरा दी थी। बहुत ज़्यादा, करोड़ों में लिया होगा, रिपोर्टर ने कुरेदा था। उससे भी ज़्यादा, मोमिना ने मायने के मुस्कुराहट के साथ कहा था। हॉलीवुड में आपका अगला प्रोजेक्ट? मोमिना ने बात काट कर कहा। फ़िलहाल सिर्फ अलिफ। आज सिर्फ उसी की बात होगी। मोमिना ने उस रिपोर्टर को नरमी से टोक दिया था। उसके बाद होने वाले सवाल जवाब रस्मी थे। वहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ हाउसेस के लिए कवरेज करने वाले मकामी सहाफ़ी भी थे, जो वहाँ से सोशल मीडिया के लिए भी लाइव कवरेज कर रहे थे। अलिफ मोमिना सुल्तान की वजह से अगले कुछ घंटों में मुल्क के बैनुल-अक़वामी तौर पर खबरों का मरकज़ बनने वाली थी। कल्ब मोमिन यकदम ही जैसे पस मंज़र में चला गया था। अलिफ सिर्फ मोमिना सुल्तान की वजह से जानी और पहचानी जा रही थी, और कल्ब मोमिन को बुरा नहीं लग रहा था। अजीब बात थी। शायद आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो उसे 1 घंटे के बाद रुखसत करने के लिए गाड़ी तक गया था और उसने मोमिना सुल्तान से कहा था। किस चीज़ के लिए? वो गाड़ी में बैठते बैठते रुकी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर ये शुक्रिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे डिफेंड करने के लिए। मैंने आपको डिफेंड नहीं किया, अलीफ को किया, इसलिए आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हाफिज़। वो कहकर रुके बगैर गाड़ी में बैठ गई। कल्ब मोमिन उसे जाता देखता रहा था। उसे आज उसका ये जुमला भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि उसके दिल में मोमिना सुल्तान के लिए कोई बदगुमानी नहीं आई थी। जारी है नावल का अगले हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।